हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। झारखंड बोर्ड ने एग्जाम 2023-24 के लिए मॉडल सेट जारी कर दिया है और इस मॉडल सेट से आपको यह मालूम होगा कि एग्जाम में किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे और कितने नंबर के पूछे जाएंगे। इस वीडियो में हम आपको क्लास टेंथ का विज्ञान विषय का मॉडल सेट को हल करने वाले हैं। तो चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे कि कक्षा 10 के लिए विषय विज्ञान आपको एग्जाम में 3 घंटे का समय मिलने वाला है। समय कितना मिलेगा? 3 घंटे का। और टोटल जो है पूर्णांक यानी टोटल 80 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। देखिए, कुछ सामान्य निर्देश दिए गए हैं, जो कि सामान्य निर्देश में क्या है कि परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में ही उत्तर दें। मतलब कि आपको क्या करना है कि खुद से जो आपको याद है या खुद से आप जो समझे हैं उसे आप उस हिसाब से लिखने का प्रयास करेंगे, किताबी भाषा में लिखने का प्रयास नहीं करेंगे। ठीक है। और अगला जो है, सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे। मतलब जितने भी प्रश्न दिए जाएंगे सभी प्रश्न क्या होंगे? अनिवार्य होंगे, जो कि आपको पढ़ करके जो बनाने लायक है उसको आप बनाएंगे। ओके। कुल प्रश्न की संख्या कितना है? टोटल प्रश्न की संख्या 52 है। ठीक ना। टोटल प्रश्नों की संख्या कितना है? तो 52 है। तो आगे चलते हैं। प्रश्न 1 से आपका 30 तक, प्रश्न 1 से 30 तक बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। बहुविकल्पीय प्रश्न, प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं। मतलब जो प्रश्न लिखा जाएगा उसमें 4 विकल्प दिए होंगे और सही विकल्प का चयन करके आपको प्रश्न का उत्तर देना है। और प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 1 नंबर मिलेंगे। कितने मिलेंगे? 1 नंबर आपको मिलेंगे। प्रश्न संख्या 31 से 38 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे। मतलब कि आपको संक्षिप्त में, छोटा रूप में आपको आंसर देना है, जिसमें से किन्हीं 6 प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य है। 6 प्रश्न का उत्तर देना अनिवार्य है और प्रत्येक प्रश्न का मान 2 अंक का होगा। जो 31 से 38 तक जो प्रश्न होंगे उसको आपको, उसमें से 6 प्रश्न, 8 प्रश्न होंगे जिसमें आपको 6 प्रश्न का उत्तर देना है और प्रत्येक प्रश्न का मान जो है 2 अंक का होगा। यानी कि 2 नंबर आपको जो है मिलेंगे। आप अगर सही करते हैं तो 2 नंबर आपको मिल जाएंगे। तो आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 39, यानी कि प्रश्न संख्या 39 से 46, प्रश्न संख्या 39 से 46 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है ना। लघु उत्तरीय प्रश्न है, मतलब शॉर्ट टर्म में आपको क्या करना है? आंसर देना है, जिसमें जिसमें से किन्हीं 6 प्रश्नों का उत्तर देना है। यहाँ भी आपको 8 प्रश्न होंगे और 8 में से 6 प्रश्न का आपको उत्तर देना है। ये अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न का जो मान होगा, प्रत्येक प्रश्न का मान यानी कि प्रत्येक प्रश्न 3 नंबर का आपको होगा। सही करिएगा तो आपको 3 नंबर मिल जाएंगे। ओके, चलते हैं। इसके बाद देखते हैं प्रश्न संख्या आपका 47, यानी प्रश्न संख्या 47 से 52 तक के प्रश्न जो होंगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होंगे। दीर्घ उत्तरीय मतलब कि लॉन्ग टाइप का आपको आंसर देना होगा और इनमें से किन्हीं 4 प्रश्न का उत्तर देना है। जितने भी प्रश्न होंगे उसमें से 4 प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न का मान जो होगा वो 5 नंबर का होगा। मतलब कि आपको 5 नंबर का जो है यहाँ अंक मिलने वाला है। जब आप 47 से 52 तक के जो प्रश्न में से 4 प्रश्न का आप उत्तर दे देते हैं तो आपको 20 नंबर मिल जाएंगे यहाँ से। तो बहुत ही जो है इम्पोर्टेंट है। अब चलते हैं प्रश्न की ओर। बारी बारी से प्रश्न को हम लोग समझेंगे, है ना। और प्रश्न को समझने के साथ साथ जो है इसका आंसर भी फटाफट देने का प्रयास करेंगे। ओके, चलिए पहला प्रश्न है, समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? तो समतल दर्पण की फोकस दूरी जो होती है वो आपका अनंत होता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अनंत होगा। ठीक है, समतल दर्पण की फोकस दूरी होता है अनंत। सेकेंड क्वेश्चन कहता है कि किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा वास्तविक, उल्टा और समान आकार का प्रतिबिंब बनता है। ठीक है ना, समान आकार का प्रतिबिंब बनता है। तो वस्तु की स्थिति क्या होगी? मतलब वस्तु की स्थिति आपको क्या करना है? बता देना है। ठीक है, मतलब कि वस्तु कहाँ पे होगा? एफ पर होगा, या अनंत पर होगा, या फिर सी पर होगा, या फिर सी से आगे होगा। इसका सही जवाब जो होगा वो सी पर होगा। ठीक है, इसका सही जवाब क्या होगा? सी पर होगा। अब अगला प्रश्न है, आगे जो आप प्रश्न देख पा रहे हैं जिसमें कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसमें प्रकाश सबसे तेज गति से चलता है ना। यानी कि पूछा जा रहा है कि जो ऑप्शन दिया हुआ है उसमें किसमें प्रकाश सबसे तेज गति से चलता है। पहला ऑप्शन है आपका तेल, दूसरा ऑप्शन है पानी, तीसरा वायु और चौथा कागज। ठीक है, तो किसमें सबसे ज्यादा प्रकाश की चाल होती है, तेज गति से चलती है? देखिए यहाँ पे वायु इसका सही आंसर होने वाला है। क्या होगा? वायु में जो प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, जो कि सबसे ज्यादा होता है।
निर्वात में प्रकाश की चाल और वायु में प्रकाश की चाल लगभग बराबर होता है और प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे तेज गमन करती है। ठीक है, इसका सही जवाब जो होगा वायु होगा। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि एक लेंस की क्षमता -4 है। लेंस की क्षमता कितना है? -4 है। उसकी फोकस दूरी क्या होगी? मतलब आपको लेंस की क्षमता दिया गया है -4 और उसकी फोकस दूरी आपको ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए लेंस की क्षमता का जो फॉर्मूला होता है, लेंस की क्षमता को हम लोग P से सूचित करते हैं, तो P बराबर 1/f होता है। P बराबर 1/f होता है। तो यहाँ पर आपका P बराबर जो है दिया हुआ है कितना? -4। तो हम क्या करते हैं, आपको निकालना है क्या चीज़? फोकस दूरी। तो फोकस दूरी बराबर हो जाएगा f बराबर 1/p हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग चलेंगे f बराबर 1/-4। अब जब 1 को -4 से हम लोग डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा आपका -0.25 मीटर, यानी कि आपका आंसर होने वाला है -0.25 मीटर, यानी सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ओके, इसमें आप क्वेश्चन नंबर 5 में आप देखेंगे कि मानव नेत्र की फोकस दूरी में परिवर्तन का क्या कारण है? यानी कि मानव नेत्र की फोकस दूरी में अगर परिवर्तन हो जाता है तो उसका क्या मतलब कौन सा कारण होता है? तो पहला जो है ऑप्शन आपका कॉर्निया, दूसरा आइरिस, तीसरा सिलियरी मांसपेशियां और चौथा पुतली। तो सिलियरी मांसपेशिया का सही इसका आंसर होने वाला है। सिलियरी मांसपेशियां जो होते हैं वो होता क्या है कि सिलियरी मांसपेशियां शिथिल हो जाती है तो लेंस पतला हो जाता है और फोकस लंबाई बढ़ जाती है। यह लेंस के आकार को नियंत्रित करता है। तो लेंस के आकार को जब नियंत्रित करता है तो क्या होता है कि फोकस दूरी में परिवर्तन आ जाता है। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा सिलियरी मांसपेशिया हो जाएगा। ओके, नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 आपको देखने को मिलेगा। दृष्टि दोष को, है ना, दृष्टि दोष को खाली जगह भी कहा जाता है। मतलब दृष्टि दोष को और क्या कहा जाता है, कहने का मतलब ये है, यानी कि ऑप्शन में आपका ए हाइपरमेट्रोपिया, दूसरा ऑप्शन आपका है मायोपिया, तीसरा ऑप्शन है मोतियाबिंद और चौथा ऑप्शन है पोस्ट बायोपिया। इसका सही जवाब जो होगा हाइपरमेट्रोपिया होता है। दूरदृष्टि दोष का जो इंग्लिश में बोलते हैं ना, उसको बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया। ठीक ना, क्या बोलते हैं? हाइपरमेट्रोपिया का सही जवाब होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 जो है कहता है कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? ऑप्शन दिया है वोल्ट, फैराडे, एम्पियर और ओम। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा ओम, यानी प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? ओम होता है। यहाँ पर देखेंगे तो वोल्ट जो होता है आपका विभव, यानी कि विभव का मात्रक होता है वोल्ट, और फैराडे जो होता है वो धारिता का मात्रक होता है। ठीक है, ये धारिता का मात्रक होता है, और एम्पियर जो होता है वो आपका विद्युत धारा का होता है। ठीक है, तो विद्युत धारा का एम्पियर होता है। ठीक है, और जो ओम होता है वो प्रतिरोध का होता है। ओम किसका होता है? प्रतिरोध का होता है। प्रतिरोध का मात्रा क्या होता है? एम्पियर। ठीक है, अब हम लोग अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है टंगस्टन का उपयोग निम्नलिखित में से किसमें किया जाता है? तो टंगस्टन का प्रयोग कहाँ होता है ये हम लोग जानेंगे। ठीक ना, टंगस्टन, तो पहला ऑप्शन है धातु निष्कर्षण, दूसरा ऑप्शन है बिजली के बल्ब और तीसरा ऑप्शन है कुचालक और चौथा ऑप्शन है वस्त्र निर्माण। इसका सही जवाब होगा बिजली के बल्ब। तो बिजली के बल्ब में जो फिलामेंट होता है ना, जो फिलामेंट होता है वो टंगस्टन का बना होता है। इसका बना होता है? तो टंगस्टन का बना होता है। आगे का प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकलती है, मतलब चुंबकीय क्षेत्र जो रेखाएं होती है निकलती है। तो ऑप्शन में कहा जा रहा है दक्षिणी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव, चुंबक का केंद्र। इसका सही जवाब जो होगा वो उत्तरी ध्रुव होगा। इसका सही जवाब क्या होगा? उत्तरी ध्रुव, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र, जैसे कि मान लीजिए कि एक क्षण चुंबक लेते हैं। ठीक ना, क्षण चुंबक लेते हैं, एक होता है आपका पोल नॉर्थ पोल होता है, एक एस आपका साउथ पोल होता है। ठीक है, तो चुंबकीय क्षेत्र जो होता है वो आपका नॉर्थ पोल से निकलता है और साउथ पोल की तरफ मूव करता है, मतलब जाता है इस तरह से। इस तरह से नॉर्थ पोल से निकला और साउथ पोल की तरफ चल गया, कुछ इस तरह से होता है। ऐसे आप देख पा रहे हैं, इस तरह से, इस तरह से, यानी कि आपका नॉर्थ पोल से निकला और साउथ पोल की तरफ आपका मूव करता है। ठीक है, तो इससे पता चलता है कि नॉर्थ पोल की तरफ से ये निकलता है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं और साउथ पोल की तरफ मूव करता है, चला जाता है। ठीक है, तो इसका सही जवाब जो होगा वो आपका बी ऑप्शन सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा हमारे लिए ऊर्जा का परम स्रोत, यानी कि ऊर्जा के लिए परम स्रोत कौन है? ठीक ना, मतलब सबसे ज्यादा ऊर्जा अगर आपको मिल रहा है तो मतलब किससे मिल रहा है, परम स्रोत कौन है? तो ऑप्शन में है दूसरा ऑप्शन परमाणु ऊर्जा, तीसरा सौर ऊर्जा, या और चौथा ऑप्शन सीएनजी। ठीक है, तो ये वाला जो प्रश्न है वो आप लोग के लिए मैं छोड़ दे रहा हूँ। आप लोग कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा इस प्रश्न का आंसर कि क्या होगा। ठीक है, अगला प्रश्न कहता है
कि रासायनिक समीकरण को हम किस नियम के कारण संतुलित करते हैं। तो रासायनिक समीकरण को हम किस नियम के कारण संतुलित करते हैं? पहला ऑप्शन है द्रव्यमान संरक्षण के नियम, दूसरा है आपका स्थिर अनुपात का नियम और तीसरा है डाल्टन के परमाणु सिद्धांत का नियम और आधुनिक आवर्त सारणी का नियम। तो यहाँ पर रासायनिक समीकरण को संतुलित हम लोग द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार हम लोग करते हैं, ठीक है ना। इसी के कारण द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है कि किसी भी अभिक्रिया में जितना हम लोग अभिक्रिया, इसका सही जवाब जो होगा वो क्या होगा? द्रव्यमान संरक्षण का नियम। और इसी पर आधारित जो है हम लोग रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 जो है कहता है आपके पास एक समीकरण दिया हुआ है और समीकरण जो है पूछा जा रहा है किस प्रकार का अभिक्रिया है, ठीक है। तो समीकरण को देख करके यहाँ पे लगता है कि आयरन को कॉपर सल्फेट से अभिक्रिया करवाया गया, जो कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि कॉपर अलग हो गया और आयरन सल्फेट बन गया। मतलब कि जो आयरन है वो कॉपर को विस्थापित कर दिया, ठीक ना। कॉपर को क्या किया? विस्थापित कर दिया, अलग कर दिया और अपने जा करके सल्फेट के पास रह गया, ठीक ना। तो इससे पता चलता है कि आयरन जो है कॉपर को विस्थापित कर दिया, इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा? विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। देखिए संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है? संयोजन अभिक्रिया में होता है कि कोई दो या दो से अधिक अणु, छोटे अणु एक बड़े अणु का निर्माण करते हैं, वो संयोजन अभिक्रिया में होता है, ठीक है। अब एक और जो है वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया में क्या होता है कि बड़े अणु जब अभिक्रिया करते हैं और छोटे छोटे अणु में विभक्त हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, तो वो आपका वियोजन अभिक्रिया होता है, ठीक है। और विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है कि होता क्या है कि देखिए यहाँ पे क्या है, रिएक्शन में कैसे हुआ कि आयरन जो है कॉपर को विस्थापित कर दिया। मतलब इससे ये पता चलता है कि कॉपर जो होता है आयरन से कम रिएक्टिविटी वाला होता है, इसीलिए आयरन जो है यहाँ कॉपर को विस्थापित कर। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि हाइड्रोजन प्लस यानी कि H+ आयन की सांद्रता किस पदार्थ में सबसे अधिक होगी। तो आप लोगों को पता है स्टूडेंट्स कि H+ आयन जिसमें ज़्यादा है वो एसिडिक होता है ना। क्या होता है? एसिडिक होता है, मतलब कि अम्लीय होता है। तो अम्लीय होगा, तो जो सबसे ज़्यादा अम्लीय होगा उसमें H+ आयन की क्षमता ज़्यादा होगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि आपके पास ऑप्शन दिया है जठर रस है, नींबू का रस, शुद्ध जल और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। देखिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है, ठीक है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है, तो ये तो आपका क्षार हो गया, ठीक ना। शुद्ध जल का pH मान जो होता है उसका 7 होता है, ठीक। नींबू का रस का जो pH मान होता है 2.2 और जठर रस का जो होता है 2 से 5 तक हो सकता है। और ये जो है पाया जाता है आपका अमाशय में पाया जाता है, जिसमें HCl भी होता है, HCl, ठीक है। तो जठर रस आपका तो इसका आंसर होने वाला है, क्योंकि ज़्यादा जो अम्लीय होगा उसमें H+ आयन की मात्रा ज़्यादा होगी, तो जठर रस इसका सही आंसर होने वाला है, ठीक है। आप इसमें देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर आपका 14। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि A, B, C तथा D का pH मान क्रमशः दिया गया है। मतलब A का 5 है और B का 8 है, C का 10 और D का 13 है। तो उपरोक्त में कौन पदार्थ अम्ल है? पूछा जा रहा है कि अम्ल, आपको बताना है कि इसमें से कौन सा पदार्थ A, B, C, D में से कौन सा पदार्थ अम्ल है। देखिए सबसे पहले आपको जानना होगा, है ना, एक pH स्केल होता है, ठीक है ना। pH स्केल होता है। pH स्केल में टोटल जो है 14 नंबर होता है, 0 से लेकर के 14 तक होता है नंबर। और ये क्या आपको बताता है? अम्ल, क्षार और उदासीन। pH स्केल क्या बताता है? अम्ल, क्षार और उदासीनता को बताता है। तो देखिए यहाँ पे होता क्या है, 0 से लेकर के आपका 7 तक, ठीक है ना। 0 से 7 तक अगर किसी पदार्थ का pH मान आता है तो वो होता है आपका अम्लीय, ठीक है ना। क्या होता है? अम्लीय होता है। और 7 से आपका 14 तक जो होता है वो क्षारीय होता है। क्या होता है? तो क्षारीय होता है, ठीक है। और अगर 7 किसी का हो जाए तो ये हो जाता है उदासीन, ठीक है ना। pH मान अगर किसी का 7 होता है तो वो उदासीन होता है, और 7 से अगर ज़्यादा होता है तो वो आपका क्षारीय होता है, और 7 से अगर कम होता है तो आपका अम्लीय होता है। तो यहाँ पर अम्ल के बारे में पूछा जा रहा है, तो 7 से कम वाले कौन है? 7 से कम वाला है 5, यानी कि ए वाला। यानी इसका सही आंसर क्या होने वाला है? ए। तो ए आपका सही आंसर है क्योंकि ए जो है, ए का pH मान 5 है और 5 अम्लीय है। इसके बाद जो है अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस लवण का उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक में किया जाता है? निम्नलिखित में से किस लवण का उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक में किया जाता है, ठीक ना। तो इसके बाद आपका ऑप्शन जो दिया हुआ है सोडियम क्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट और कैल्शियम सल्फेट। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन सा ऐसा जो है आपका सोडा अम्ल है
नहीं, कौन सा ऐसा लवण है जो सोडा अम्ल अग्निशामक में किया जाता है? देखिए अग्निशामक में यहाँ प्रयोग किया जाता है कौन-कौन सा पदार्थ बता दें। तो एक होता है आपका सोडियम बाइकार्बोनेट और इसको इसके साथ जो है हाइड्रोजन सल्फेट मिलाया जाता है, ठीक है ना? और दोनों को मिला करके रिएक्शन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है और आपको पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो आग को बुझा देता है। आग को क्या करता है? तो आग को बुझा देता है ना? तो आग को बुझा देता है, इसीलिए इसका जो है सही आंसर होने वाला है आपका सोडियम बाइकार्बोनेट। प्रश्न संख्या 16, यानी निम्नलिखित में कौन उभयधर्मी ऑक्साइड है? तो ऑप्शन दिया हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड और आयरन ऑक्साइड। ये 4 ऑप्शन है, इसमें आपको पता करना है कि उभयधर्मी ऑक्साइड कौन होता है। देखिए इसका सही आंसर होने वाला है एल्युमिनियम ऑक्साइड, है ना? तो उभयधर्मी ऑक्साइड का मतलब ये होता है कि ऐसा ऑक्साइड होता है जो एसिडिक एसिडिक प्रकृति का भी होता है और आपका बेस जो है प्रकृति का होता है। मतलब कहने का मतलब है कि अम्लीय और क्षारीय दोनों प्रकृति को दर्शाने का काम करता है, इसीलिए इसको उभयधर्मी ऑक्साइड कहा जाता है, ठीक ना? इसका सही आंसर होने वाला है एल्युमिनियम ऑक्साइड। ओके, प्रश्न संख्या आपका 17 है, कहता है कि तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में कौन उत्कृष्ट गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है? देखिए उत्कृष्ट गैस मतलब अक्रिय गैस, ठीक ना? उत्कृष्ट गैस मतलब अक्रिय गैस, इसको नोबेल गैस भी बोलते हैं, ठीक है ना? नोबल गैस भी बोलते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे बात आती है कि अक्रिय गैस हम लोग किसको कहते हैं? उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता क्या है? तो सीधी सी बात है कि बाहरी कक्ष में अगर 8 इलेक्ट्रॉन होता है, किसी भी तत्व का अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं, बाहरी कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन बचता है, तो अक्रिय गैस होता है। किसका होता है? तो अक्रिय गैस। तो यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन में कि ऐसा है क्या? तो 281 ये तो नहीं है, 287 ये भी नहीं है, तो टी 28 यानी कि आप देख पा रहे हैं कि 28 जो होता है वो अक्रिय गैस को दर्शाता है, यानी कि उत्कृष्ट गैस को दर्शाने का काम करता है, ठीक है? इसका सही आंसर हो जाएगा सी 28, जो कि आपको पता है कि 28 जो है वो नियोन का है, ठीक ना? नियोन क्या है? अक्रिय गैस है। नियोन क्या है? तो अक्रिय गैस है नियोन, जिसका जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 28 होता है, ठीक है? इसका सही आंसर ये होगा। अब इसके बाद जो है आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, ये जो आपका कहता है कि निम्नलिखित में से कौन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। देखिए सबसे पहले तो जानना होगा कि हाइड्रोकार्बन जो होता है ना? हाइड्रोकार्बन हाइड्रोकार्बन आपका 2 प्रकार का होता है। एक होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, और एक होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, ठीक है ना? संतृप्त हाइड्रोकार्बन में एल्केन आ जाता है, ठीक है? एल्केन आ जाता है। असंतृप्त में क्या आता है? तो एल्काइन, एल्कीन और एल्काइन आ जाता है, ठीक है ना? एल्कीन और एल्काइन आ जाता है। देखिए एल्केन का जो सूत्र हो जाता है CnH2n+2 होता है और एल्कीन का होता है CnH2n होता है और एल्काइन का जो हो जाता है CnH2n-2 होता है, ठीक है? तो बात आता है कि आपके पास जो है ऑप्शन दिया हुआ है CH4, तो CH4 है, दूसरा का ऑप्शन है आपका C2H6 और तीसरा वाला जो है C2H2 है, ठीक है? तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि CH4 जो होता है वो एल्केन का होता है। किसका होता है? एल्केन का। तो एल्केन क्या है? संतृप्त है। C2H6 भी आपका एल्केन का आ जाता है, यानी कि ये भी संतृप्त है ना? एक आपका C2H2, तो C2H2 में यहाँ भी एक और चीज़ समझ लेंगे हम लोग कि एल्केन जो होता है वो सिंगल बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड वाला होता है, यानी कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होगा इसमें। और यहाँ असंतृप्त में एल्कीन में क्या होगा कि कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होगा और एल्काइन में होगा कार्बन कार्बन के बीच जो है ट्रिपल बॉन्ड होगा, ठीक ना? इस तरह से बंद बना के रहते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि C2H2 है, तो C2H2 का जब हम संरचना बनाते हैं, ठीक ना? संरचना बनाते हैं तो आप देख पा रहे हैं, ठीक ना? एक बार देख पा रहे हैं कि हाइड्रोजन आपका बस मात्र जो है कितना है? 2 हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन कितना है? 2। आपका यहाँ पे बॉन्ड बच जा रहा है इस तरह से, ठीक है? तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कि ये जो है C2H2 ये एल्काइन का है, ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो ट्रिपल बॉन्ड एल्काइन का है। एल्काइन क्या है? असंतृप्त है। तो सही आंसर आपका क्या होने वाला है? तो सी आपका सही आंसर होने वाला है। ओके, देखेंगे HCHO यानी HCHO में कौन सा प्रकार्यात्मक समूह है? आपको फंक्शनल ग्रुप पूछा जा रहा है कि इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। तो यहाँ पे देखें इसका संरचना थोड़ा सा बनाते हैं, संरचना बनाते हैं और संरचना बना करके देखते हैं कि किसका है। यहाँ देख पा रहे हैं कि इसका संरचना कुछ इस तरह से होगा और आपको देखने को मिलेगा कि ये जो है आपका ये पार्ट जो है इसका फंक्शनल ग्रुप है।
ठीक ना। क्या है? फंक्शनल ग्रुप यानी कि प्रकार्यात्मक समूह। इस प्रकार्यात्मक समूह का नाम है, क्या नाम है? तो एल्डिहाइड। क्या है? एल्डिहाइड। इसका सही जवाब जो होने वाला है वो कौन होगा? एल्डिहाइड होगा। ठीक है। अब अगला प्रश्न जो है, अगला प्रश्न 20 यानी कि 20वां प्रश्न है, दिए गए तत्वों में किस तत्व में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या लिथियम के बराबर होगी? यानी कि कहा जा रहा है कि दिए गए तत्व, जो दिया गया तत्व है उसमें आपको बताना है कि किस तत्व में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या लिथियम के बराबर होगी। ठीक ना। लिथियम के बराबर कह रहा है। तो लिथियम लिथियम का जो होता है ना, परमाणु संख्या 3 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो 2 और 1 होगा। अब इसका संयोजी संयोजी कोष में जो इलेक्ट्रॉन है वो कितना है? 1 है। ठीक है। यानी बाहरी कक्ष में कितना है? 1। तो इसमें देखना है आपको कि ऐसा कौन सा तत्व है जिसका बाहरी कोष में 1 होता है। तो मैग्नीशियम का तो यहाँ पे मैग्नीशियम का 12 होता है, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका जो हो जाएगा 2a2 होगा, यानी कि इसका तो नहीं होगा। कैल्शियम का भी 20 होता है, इसका भी बाहरी कोष में 2 इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है। अब इसके बाद आता है पोटेशियम। पोटेशियम का होता है 19। ठीक ना, परमाणु संख्या। अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो यहाँ पर इसका आ जाएगा 1, यानी कि बाहरी कोष में इसका कितना आया? 1 आया। तो पोटेशियम इसका सही आंसर होगा। ओके। अब ये आपका जीव विज्ञान से प्रश्न आ गया, अमीबा में किस प्रकार का पोषण होता है? तो अमीबा में किस प्रकार का पोषण होता है ये हम लोग जानेंगे। ठीक ना। इसमें ऑप्शन जो दिया हुआ है आपका, परजीवी पोषण। क्या है? परजीवी पोषण। ठीक। दूसरा ऑप्शन है स्वपोषी पोषण, तीसरा ऑप्शन है मृतजीवी पोषण, और चौथा ऑप्शन है आपका प्राणी संभोजी पोषण। देखिए परजीवी पोषण में जो होता है ना, परजीवी जो पोषण होता है उसमें आप देखेंगे कि परजीवी परजीवी ही होते हैं। ठीक ना। और स्वपोषी में आपका पौधे आ जाते हैं। स्वपोषी में क्या आ जाते हैं? पौधे, जो स्वयं पोषण करते हैं अपना। मृतजीवी पोषण में क्या होते हैं? जिससे आ जाते हैं आपका कवक, है ना। कवक आ जाता है, कुकुरमुत्ता भी आ जाता है। ठीक है, कुकुरमुत्ता। और यहाँ प्राणी संभोजी में यहाँ पर आपका अमीबा आता है। ठीक है। तो अमीबा के बारे में ही पूछा जा रहा था। तो इसमें पोषण किस प्रकार का होता है? तो प्राणी संभोजी पोषण की होता है इसमें। ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। ओके। इसके बाद चलते हैं। प्रश्न कहता है कि श्वसन प्रक्रम में ग्लूकोज से पायरुवेट होता है, का विखंडन कहाँ होता है? ठीक ना। तो पायरुवेट का जो विखंडन, ग्लूकोज से पायरुवेट में जो विखंडन होता है वो कहाँ पे होता है? तो इसका ऑप्शन है सही, कोशिका द्रव, माइटोकॉन्ड्रिया में, हमारी पेशी में, या ईस्ट में। इसका सही जवाब जो होगा वो माइटोकॉन्ड्रिया में आपका ये ग्लूकोज पायरुवेट में विखंडन होता है। ठीक है। इसका सही जवाब ये होगा। प्रश्न आपका 23, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन शरीर की वृद्धि के लिए उपापचय का नियमन करता है? यानी कि कौन सा हार्मोन है जो शरीर की वृद्धि के लिए उत्तरदायी है? सीधी सी बात है। इसमें आप देखेंगे पहला ऑप्शन है वृद्धि हार्मोन, दूसरा है इंसुलिन और टेस्टोस्टेरोन और थायरोक्सिन। ठीक ना। इसका सही जवाब आपका होने वाला है क्या चीज? वृद्धि हार्मोन। तो वृद्धि हार्मोन जो है शरीर की वृद्धि करता है। ठीक है। इंसुलिन का काम होता है कि शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करने का काम करता है। ठीक ना। और टेस्टोस्टेरोन जो होता है वो लैंगिक लक्षणों को क्या करता है? प्रोत्साहित करता है, आगे करता है। ठीक ना। अगला जो आपका प्रश्न है 24, मानव में सभी अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण कहाँ होता है? देखो अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण, तो अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण कहाँ होता है? प्रम मस्तिष्क में, मध्य मस्तिष्क में, हाइपोथैलेमस में, या मेंडुला में? तो इसका सही जवाब होगा मेंडुला में। यानी कि जितना भी अनैच्छिक क्रियाएं होती है वो मेंडुला में होती है। ठीक ना। अब इसके बाद जो है अगला प्रश्न आएगा। अगला प्रश्न है कि दिए गए चित्र में, यानी कि आपके पास ये जो है, आपके पास ये फिगर दिया हुआ है। ठीक ना। पूछा जा रहा है कि जनन को प्रदर्शित करता है, मतलब किस प्रकार के जनन हो रहा है इसमें। तो देखिएगा ये है प्लेनेरिया। ठीक ना। अब प्लेनेरिया क्या होता है? प्लेनेरिया जब अपने में जब इसका जनन करना होता है तो ये 2-3 भाग में टूट जाता है, 2-3 भाग में ये बंट जाता है, और सभी जो है अपना अपना मतलब अलग से एक प्लेनेरिया बन जाता है। इस तरह से अलग अलग जीव बन जाते हैं। तो यहाँ पे होता क्या है कि यही आपस में टूट करके अलग अलग जीव बन जाते हैं। तो इसको हम लोग कहते हैं पुनरुद्ध भवन। क्या कहते हैं? पुनरुद्ध भवन। तो इसका सही आंसर होने वाला है आपका पुनरुद्ध भवन जनन होता है। ठीक है। प्रश्न संख्या 26, मनुष्य में निषेचन कहाँ होता है? ये कहा जा रहा है कि मनुष्य में निषेचन कहाँ होता है? तो देखिए मनुष्य में निषेचन जो होता है वो अंडवाहिनी में होता है, जिसको फ्लोपियन ट्यूब भी बोलते हैं। ठीक ना। तो अंडवाहिनी में निषेचन की क्रिया होती है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि किसी जीव में कोई गुण प्रभावित होता है, मतलब कि कई गुण प्रभावित होता है। ऐसा भी कह सकते हैं कि किसी जीव में गुण प्रभावित जो होता है वो किसके वजह से होता है? केवल पिता के डीएनए से, केवल माता के डीएनए से, पिता और माता दोनों के डीएनए से, ना पिता और ना माता के डीएनए से। ठीक ना। तो इसका सही जवाब जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ठीक ना। इसको हम आपके लिए छोड़ दे रहे हैं। ठीक है। तो कमेंट में आप इसका जवाब आप दे देना। ठीक ना।
आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 28 है, नाभिकीय विद्युत संयंत्र शक्ति संयंत्र में किस प्रक्रिया से ऊर्जा मुक्त होती है? ठीक है, यहाँ पर पूछा जा रहा है कि विद्युत संयंत्र शक्ति या फिर नाभिकीय विद्युत संयंत्र शक्ति संयंत्र में किस प्रक्रिया द्वारा ऊर्जा मुक्त होती है? इसका सही आंसर होने वाला है आपका नाभिकीय विखंडन। तो नाभिकीय विखंडन द्वारा जो होता है वो विद्युत संयंत्र शक्ति की प्रक्रिया से ऊर्जा मुक्त होती है। ठीक ना। संख्या 29, यानी कि हरे पौधों की पत्तियां प्राप्त होने वाले सौर ऊर्जा का कितना प्रतिशत भाग खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करने में खर्च करती है? मतलब जैसे कि सौर ऊर्जा से हमको सूर्य से जो है सौर ऊर्जा प्राप्त हुआ, ठीक ना। अब सूर्य से सौर ऊर्जा प्राप्त हुआ तो कितना परसेंट होता है? तो लगभग अगर देखा जाए तो यहाँ पर 47%, यानी कि 47% जो होता है सौर ऊर्जा पृथ्वी तक पहुँच पाती है। ठीक, अब इसमें होता क्या है कि पौधा जो है 5% जो है पौधा अवशोषित करता है, 5%। लेकिन 5% जो ऊर्जा अवशोषित करने के बाद ये कितना परसेंट जो है खाद में प्रयोग करता है? तो 1% जो है ये खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित कर पाता है। ठीक ना। इसका सही आंसर क्या होने वाला है? तो 1% इसका सही आंसर होने वाला है। ठीक है, एक आखिरी क्वेश्चन चलेंगे। ठीक ना, आज के वीडियो में आखिरी क्वेश्चन चलेंगे। निम्नलिखित में किस पदार्थ का प्रयोग करना पर्यावरण के लिए सबसे अधिक लाभदायक होगा? ठीक ना। तो ऑप्शन है थर्माकोल के डिस्पोजल कप में, मतलब थर्माकोल का आपको अगर कप का यूज करिएगा तब, या कहता है कि प्लास्टिक के डिस्पोजल का यूज करिएगा तब, या फिर मिट्टी के डिस्पोजल कप का उपयोग करिएगा तब, या कागज के डिस्पोजल का प्रयोग करिएगा तब। तो यहाँ पे अगर सबसे बेटर अगर देखा जाए तो मिट्टी के डिस्पोजल का उपयोग अगर हम लोग करते हैं तो ये पर्यावरण के लिए क्या होगा? बहुत ही लाभकारी होगा। ठीक ना। तो इस तरह से आपका 30 प्रश्न जो है ऑब्जेक्टिव टाइप का आज सॉल्व हो गया। ठीक ना। और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट प्रश्न के साथ। इसी में बहुत सारे अभी प्रश्न हैं जो कि आपके लॉन्ग टाइप के प्रश्न होंगे। ठीक ना। तो उसको हम अगले वीडियो में कवर कर लेंगे। आज केवल जो है आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन जो है कवर हुआ है। तो अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो और तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा। और अगर आपको और भी कोई सब्जेक्ट का जो है आपको चाहिए तो हम उसको भी सॉल्व करके आपको प्रोवाइड कर देंगे वीडियो के माध्यम से। ठीक है ना। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।